वो लोग जिनको बाबा साहब के विचारों से 1% भी लेना देना नहीं है, वो भी 14 अप्रैल को बाबा साहब के सामने नतमस्तक होते हैं। वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं समाज को कि मैं बाबा साहब को मानता हूं। गर्व के साथ इस देश के तमाम सारे वो लोग जो ओबीसी एससी के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि मैं बाबा साहब का भक्त हूं, बाबा साहब के अनुयायी हूं। तो ये बाबा साहब के विचारों की, बाबा साहब के अनुयायियों की ताकत है, जो उनका विरोधी भी इस बात को कहने पर मजबूर हुआ है। मौजूदा समय में किसी सरकार की हैसियत है कि वो बाबा साहब का नाम लिए बिना एक कदम भी आगे बढ़ जाए? जो दलित समाज के लोग, जो एससी समाज के लोग बाबा साहब को दलितों का रहनुमा कह देते हैं, मुझे उससे सख्त ऐतराज है। मैं बाबा साहब का दुश्मन मानता हूं उन लोगों को। बाबा साहब केवल इस विषय पर काम थोड़ी किए हैं। बाबा साहब का इकोनॉमिक्स पढ़िए, बाबा साहब के इंटरनेशनल रिलेशंस पे किताबें पढ़िए। कौन सा ऐसा विषय है जो देश के लिए जरूरी हो और बाबा साहब ने उस पर काम ना किया हो? बाबा साहब असली राष्ट्रवादी थे, इन लंपट और छद्म राष्ट्रवादियों की तरह नफरत पैदा नहीं करते थे। बाबा साहब इस देश के अभी तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान थे। इतनी डिग्रियां होने के बावजूद बाबा साहब ने अपने देश के लिए काम करना जरूरी समझा। सबसे बड़ी चीज, बाबा साहब और संविधान एक दूसरे की पूरक हैं। संविधान सभा में तमाम लोग थे, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते हम बाबा साहब को संविधान का रचयिता कहते हैं। तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उसी से तो देश चल रहा है, मनु के विधान से नहीं चल रहा है। इसी वजह से जब लोग बहुत तेजी से जय भीम बोलते हैं तो तमाम लोगों को तकलीफें भी हो जाती हैं और तमाम लोगों की एनर्जी भी बढ़ जाती है। बाबा साहब के नाम में और जय भीम की ताकत समझिए। मैं 22 साल तक पाखंडी रहा, लेकिन राम को मानने वाला रहा, लेकिन मैं रामटा नहीं हो पाया। और 3-4 साल में ही अंबेडकरवाद को समझने के बाद मैं बहुत जल्दी भीमटा हो गया। माता जी का निधन हुआ था, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था कि यहाँ किस तरीके से आया जाए, तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन बाबा साहब से ही जब ये प्रेरणा लेते हैं, हम मंचों पे भाषण भी देते हैं कि बाबा साहब के तमाम बच्चे उनके ना रहते हुए चले गए हैं, बाबा साहब उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, तो फिर उनसे प्रेरणा लेते हुए हमारी समाज के प्रति दायित्व और जिम्मेदारियां भी हैं, उसी के निर्वहन करने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में। राम राम, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहते थे राम राम सा। वो राम राम सा, वो राम राम में थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति प्रेम था, नफरत नहीं थी। लेकिन मौजूदा समय का जो जय श्री राम हो गया है, वो सामने वाले को चिढ़ाने वाला हो गया। ये चीज तो वो मेन स्ट्रीम नहीं है। उसको कुछ लोग मनु स्ट्रीम भी कहते हैं, कुछ लोग मनुवादी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं। मेन स्ट्रीम तो हम। मेन स्ट्रीम का मतलब यह है कि जनता की आवाज उठाने वाला, जनता के सरोकारों की बात करने वाला। तो मेन स्ट्रीम के मीडिया तो हम लोग हैं। खैर, वो अलग बात है। अगर एज ए पत्रकार संवैधानिक दायित्वों को देखें तो संविधान का आर्टिकल 51A का जे देश के नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वो मानववादी टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें। तो वही काम तो हम कर रहे हैं। मैं उन धार्मिकों से पूछना चाहता हूं कि धर्म को बचाने के लिए कब ये शुरू करोगे कि किसी भी ओबीसी और दलित के व्यक्ति को मंदिर जाने पर पीटा ना जाए, उसके ऊपर अंकुश न लगाया जाए? कब आपके धर्माचार्यों को यह समझ में आएगा कि भरी कथाओं में नारे नहीं लगवाने हैं कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम? ये नफरत तो आप पैदा कर रहे हो। क्या वो कांसी राम, क्या वो मुलायम आपकी नजर में हिंदू नहीं है? तो इसका मतलब आप बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हिंदूवाद और हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण राष्ट्र की स्थापना है। मैं इसका सर्वथा और घोर विरोधी हूं। साथ जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हमारे साथ आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती है और इस वक्त हमारे साथ है नेशनल जनमत के मुख्य संपादक नीरज पटेल जी। आज उनसे बातचीत करेंगे। तमाम देश के अंदर अलग अलग मीडिया के तौर पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया ऐसा है जो मानवतावाद की लगातार बात कर रहा है और उसमें नेशनल जनमत का नाम शामिल है। और एक देश के अंदर एक विषम परिस्थिति है और ऐसे परिस्थितियों में भी मानवतावाद की बात कर रहे हैं और बड़ी हिम्मत लगती है, बड़ी ताकत लगती है और इंस्पिरेशन है उन लोगों के जो छोटे चैनल्स अभी समाज के अंदर बहुजन मीडिया के तौर पर उभर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बात करेंगे। नीरज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो नीरज भाई, मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगी कि एज अ मीडिया पर्सन, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर क्या बताना चाहेंगे? बाबा साहब करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता थे। एक तरीके से कहें तो स्त्रियों के लिए तो
अभयदान दाता थे। बाबा साहब एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा बन चुकी है। इसी वजह से जब लोग बहुत तेजी से जय भीम बोलते हैं तो तमाम लोगों को तकलीफें भी हो जाती हैं और तमाम लोगों की एनर्जी भी बढ़ जाती है। बाबा साहब के नाम में और जय भीम की ताकत समझिए। मैं 22 साल तक पाखंडी रहा, लेकिन राम को मानने वाला रहा, लेकिन मैं रामटा नहीं हो पाया। और 3-4 साल में ही अंबेडकरवाद को समझने के बाद मैं बहुत जल्दी भीमटा हो गया। तो आप उसकी पावर समझिए, उस शब्द की पावर कि आप 22 साल, 23 साल, 25 साल, 50 साल जिस पाखंड में जीते रहते हैं, इसके बावजूद वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप रामटा नहीं हो सकते, लेकिन आप 2 सालों में ही, महज 3 सालों में ही महज भीमटा कहलाने लग जाते हैं। इसका मतलब उस शब्द में ताकत है, पावर है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में आया हूं। महाराष्ट्र में तो पूरी जगह हर्षोल्लास का माहौल दिखता है, उत्सव की तरह माहौल दिखता है। जिस होटल में रुके हैं, यहाँ के बाहर झांकिए आप, आपको बाबा साहब ही बाबा साहब नजर आएंगे। और निश्चित तौर पर एक अपील जरूर करूंगा जयंती मनाने के साथ ही। महाराष्ट्र के ही एक युवा फिल्मकार हैं, उन्होंने मूवी बनाई है जयंती। उस मूवी से भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि महज बाबा साहब को नारों में, जयंती में, मूर्तियों में सिमेट के न रखा जाए। बाबा साहब या उन जैसे तमाम सारे बहुजन महापुरुष जो लिख करके गए, उसको अपने जीवन में, आचरण में ढाला जाए। वही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होगी। मेरे माताजी का निधन हुआ था, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था कि यहाँ किस तरीके से आया जाए, तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन बाबा साहब से ही जब ये प्रेरणा लेते हैं, हम मंचों पे भाषण भी देते हैं कि बाबा साहब के तमाम बच्चे उनके ना रहते हुए चले गए हैं, बाबा साहब उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, तो फिर उनसे प्रेरणा लेते हुए हमारी समाज के प्रति दायित्व और जिम्मेदारियां भी हैं, उसी के निर्वहन करने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में हूं। सर, जब आपने इस फील्ड को चुना होगा, पत्रकारिता के फील्ड को चुना होगा, तो आप कह रहे हैं कि आप कुछ ही साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुए हैं अम्बेडकरवाद से। लेकिन जब हम आपके बिहेवियर को देखते हैं, क्योंकि हर चीज़ को, हर व्यक्ति को एक जज किया जाता है कि ये बोलते क्या है और करते क्या हैं। तो ऐसे में एक ओबीसी होने के नाते और एक अम्बेडकरवादी ओबीसी होने के नाते कैसा फ़र्क देखते हैं, या फिर कुछ तकलीफ़ें भी तो आती होगी? बिल्कुल आती हैं। कोई भी व्यक्ति जब काम करना शुरू करता है तो वो पहले अपनी जाति को पकड़ता है, अपनी जाति के महापुरुषों को पकड़ता है। मैं भी उससे अछूता नहीं हूं, लेकिन मैं जिस जाति में मैंने जन्म लिया, कुर्मी जाति है, कुर्मी से मैं ओबीसी हुआ, ओबीसी से मैं बहुजन हुआ और अब तर्कवादी हो गया हूं। इन तमाम सारे चेंजेस में मैं एक बात गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं पहले से ज्यादा ताकतवर अपने आप को पाता हूं, पहले से ज्यादा मेरे पास भाइयों की संख्या बढ़ गई है, पहले से ज्यादा सामाजिक सपोर्ट मेरे पास बढ़ गया है। और दिक्कतों की बात है तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैंने कभी भी इस बात को तवज्जो नहीं दी कि सामने वाला क्या सोचता है, क्योंकि जो समाज है इसके मापदंड अमीर गरीब, छोटे बड़े, कमजोर और संबल के लिए एक नहीं है। अगर कोई उसी समाज का रईस व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति या बड़े पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई काम करता है, मान लीजिए अंतरजातीय विवाह, कोई पिछड़े वर्ग का या अन्य समाजों में कोई व्यक्ति अंतरजातीय विवाह कर लेता है और वो मान लीजिए कि आईएएस है, उसकी पत्नी कितने भी, उनकी नजर में, मेरी नजर में सारे मानव बराबर हैं, छोटे बड़े की बात नहीं करता, लेकिन उनकी नजर में वर्ण व्यवस्था के क्रम में अगर वो एकदम निचले पायदान की किसी लड़की से भी शादी कर लेते हैं तो भाभी भाभी कहते हुए, फोटो खिंचाने हुए गर्व महसूस करेंगे। और सामान्य व्यक्ति गांव में कर लेगा तो उसको घर, उससे कहेंगे कि समाज से निकाल दिया जाता है। तो मैं इस समाज को नहीं मानता, समाज के इन मानदंडों को नहीं मानता जो इंसान की अमीरी गरीब के हिसाब से गैर बराबरी करते हैं। अगर आपके अंदर हैसियत है तो आप समान मापदंड रखिए। इसलिए मैंने कभी परवाह नहीं की। दिक्कतें निश्चित तौर पर आती हैं, जिन समाजों में हमने जन्म लिया उन समाजों में, जैसा अभी माताजी के निधन के बाद हमने करने की कोशिश की, उनके सारे अंतिम संस्कार में कोई भी पाखंड पद्धति, कोई भी पद्धति, चर्चा कर रहे थे लोग इस बात की। हाँ, मैंने कोई भी ऐसा संस्कार नहीं किया है जो ब्राह्मणवादी सिस्टम से आता है। उनकी अस्थियों का विसर्जन नहीं किया। और गर्व के साथ मैंने गांव के साथ, ये गांव वालों के साथ और माताजी की आदरांजलि सभा में इस बात को डंके की चोट पर बोला कि मैं तर्कवादी हूं, ईश्वरवादी नहीं हूं। मैं नदी को देवी नहीं मानता, नदी को पूजता नहीं हूं, नदी को नदी ही मानता हूं। फिर भी मैंने परवाह की कि नदी में राख न डाल करके नदी को गंदा ना किया जाए, प्रदूषित ना किया जाए, अस्थियां उसमें डाल करके उसको प्रदूषित ना किया जाए। तो मैं उन तथाकथित धार्मिक लोगों से पूछना चाहता हूं
कि तुम्हारी धार्मिकता में नदी देवी है और तुम उसको गंदा भी करते हो। मेरी नजर में नदी नदी है, मेरे जैसे तर्कवादियों की नजर में, मानववादियों की नजर में, फिर भी मैंने उसके पर्यावरण संरक्षण का ख्याल रखा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप खुद से विचार करिए। और कम से कम मैं तमाम सारे भाषण वीरों से अपील करना चाहता हूं कि मंच पे जो भाषण ठोकते हो अपने आचरण में तो लाओ, क्योंकि भाषण देने से ज्यादा लोग आपके जीवन को, आपके आचरण को फॉलो करते हैं। अभी आपके भाषणों की भी अगर हम सुने तो आप लगातार पाखंडवाद की पोल खोलते ही नजर आते हैं। धार्मिक मुद्दों पर भी बात करते हैं, रामराज, रामचरितमानस, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप हमेशा बात करते हैं। तो ये इन मुद्दों पर जब आप बात करते हैं, क्योंकि ये तो धार्मिक मुद्दे हो गए, अब और मीडिया में भी काम करते हैं, तो ऐसे में अब दूसरा मीडिया अगर हम देखें जिसे मेन स्ट्रीम का कहते हैं, वो पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री का मामला हुआ और भी जो भी मामले होते हैं उन चीज़ों को वो पावर या ये चीज़ें बताते हैं, लेकिन आप धार्मिकवाद, धार्मिकता और पाखंड को बात करते हैं। तो एज अ पत्रकार आपको कैसे देखते हैं मीडिया के इस रूप को कि एक तरफ जो मेन स्ट्रीम का कहा जाता है वो आपकी बातों को गलत साबित करता है, तो कैसे देखते हैं? पहली चीज तो वो मेन स्ट्रीम नहीं है, उसको कुछ लोग मनु स्ट्रीम भी कहते हैं, कुछ लोग मनुवादी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं। मेन स्ट्रीम तो हम हैं। मेन स्ट्रीम का मतलब यह है कि जनता की आवाज उठाने वाला, जनता के सरोकारों की बात करने वाला, तो मेन स्ट्रीम के मीडिया तो हम लोग हैं। खैर वो अलग बात है। अगर एज ए पत्रकार संवैधानिक दायित्वों को देखें तो संविधान का आर्टिकल 51A का जा या जे देश के नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वो मानववादी टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें, तो वही काम तो हम कर रहे हैं। संविधान की पंथ निरपेक्षता, भारत के मूल स्वरूप धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हम सवाल उठाते हैं कि सरकारों का काम नहीं है। धर्म एक निजी विषय है, आप अगर धार्मिक हैं मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका निजी विषय है, लेकिन सरकार जब इन्वॉल्व हो जाती है धार्मिकता में, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बचपन से हम लोग सब सुनते आए हैं, गांव में एक संबोधन था, होता था राम राम। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहते थे राम राम सा। वो राम राम सा, वो राम राम में थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति प्रेम था, नफरत नहीं थी। लेकिन मौजूदा समय का जो जय जय श्री राम हो गया है, वो सामने वाले को चिढ़ाने वाला हो गया है। मैं उन तथाकथित धार्मिकों से पूछना चाहता हूं कि आपने तो अपने धर्म की हालत ही बिगाड़ के रख दी है। वो हनुमान जो बड़ा बड़ा करुणाशील दिखता था पहले की तस्वीरों में, भले ही काल्पनिक तस्वीर हो, लेकिन आपने अब उसकी तस्वीर को किसी भी वाहन के पीछे चिपका दिया और बड़ा रौद्र रूप ले लिया उसने नाराज रहने लगा है। तो बीजेपी सरकार में आपने हनुमान को नाराज कर दिया, गाड़ियों के पीछे चिपका दिया। मुझे तो लगता है कि वो हनुमान इसीलिए और नाराज हो गए हैं कि आपने गाड़ियों के पीछे चिपका दिया। राम का स्वरूप बदल करके उनको नफरत वाला कर दिया, शिव का स्वरूप बदल करके उसको रौद्र रूप धारण करने वाला कर दिया। तो धर्म को बिगाड़ तो आप रहे हैं। मैं उन धार्मिकों से पूछना चाहता हूं कि धर्म को बचाने के लिए कब ये शुरू करोगे कि किसी भी ओबीसी और दलित के व्यक्ति को मंदिर जाने पर पीटा ना जाए, उसके ऊपर अंकुश ना लगाया जाए? कब आपके धर्मचारियों को यह समझ में आएगा कि भरी कथाओं में नारे नहीं लगवाने हैं कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम? ये नफरत तो आप पैदा कर रहे हो। क्या वो कांसी राम, क्या वो मुलायम आपकी नजर में हिंदू नहीं है? तो इसका मतलब आप बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हिंदूवाद और हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण राष्ट्र की स्थापना है। मैं इसका सर्वथा और घोर विरोधी हूं। मैं संवैधानिक व्यक्ति हूं तो संविधान की धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का पूरी तरीके से पक्षधर हूं। वही संविधान किसी को धर्म मानने की आजादी देता है, वही संविधान मुझे नास्तिक रहने की, ईश्वर को न मानने की आजादी देता है। मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय भी है कि ईश्वर को न मानने वालों को अधिकार है कि वो ईश्वर को न माने और नास्तिक रहें। सर ऐसा टैग है कि जो शेड्यूल कास्ट का है वही तर्कवादी रहेगा और जो ओबीसी है वो तर्कवादी नहीं है। अब आप इस स्क्रिप्ट को ब्रेक कर चुके हैं, तो क्या ऐसा फर्क दिखता है आपको जब शेड्यूल कास्ट का कोई थिंकर हो या शेड्यूल कास्ट का सोशल एक्टिविस्ट हो और ओबीसी का सोशल एक्टिविस्ट हो, तो क्या कुछ फर्क दिखता है या ट्रांसपेरेंसी है कि दोनों एक दूसरे में भाईचारा ढूंढते हैं? संवैधानिक टर्म के हिसाब से, अलग अलग मापदंड के हिसाब से ओबीसी एससी को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन जब विचारधारा के स्तर पर कोई व्यक्ति बहुजन हो जाता है तो वो ओबीसी एससी की परिधि से बाहर हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर ये बात करें तो मैं तो बहुत सामान्य सी चीज हूं। अगर आप उस तौर पे मापदंड के आधार पर देखेंगे तो ज्योतिबा फूले से लेकर के शिवाजी महाराज रहे हो, रामस्वरूप वर्मा जी रहे हो, जगदेव बाबू रहे हो, पेरियार रामास्वामी नायकर रहे हो, संतराम बीए प्रजापति रहे हो, शिवदयाल चौरसिया रहे हो, एक लंबी श्रृंखला है, कर्पूरी ठाकुर,
ऐसे नाम हैं जो गिनाते गिनाते 24 घंटे लग जाएंगे। ये तमाम सारे लोग थे जिन्होंने बहुजन समाज के लिए ही काम किया। पेरियार रामास्वामी नायकर खुद जिस समाज से आते थे, जिन परिवार से आते थे, सक्षम व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने समाज के कमजोर और वंचित तबकों के लिए काम किया। मैं एक अपील ये करना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति अंबेडकरवादी हो जाए, तर्कवादी हो जाए, तो उसको बहुजन की श्रेणी में रखा जाए, तर्कवादी की श्रेणी में रखा जाए। और अगर कोई ओबीसी का व्यक्ति गर्व से कहता है कि हाँ मैं बाबा साहब का वंशज हूं, तो अगर उस डिफरेंशिएशन में हम जाते हैं तो एससी के वर्ग के व्यक्ति को भी ये कहना चाहिए गर्व से कि हाँ मैं फूलेवादी हूं। इस दूरी को मिटाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब मैं नजर दौड़ाकर देखता हूं तो मुझे पॉजिटिविटी नजर आती है। जिनको नेगेटिव देखना है उनको कांवड़ यात्रा में भीड़ दिखती है। मेरे जैसे व्यक्ति को पॉजिटिविटी देखनी होती है तो मैं कहता हूं कि ओबीसी की हजारों शादियां इस समय अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। ओबीसी के लोग पाखंड मुक्त विवाह भी कर रहे हैं, गृह प्रवेश भी कर रहे हैं। बदलाव हो रहा है, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। आप निगाह ठीक रखिए, पॉजिटिव रहिए, आपको बदलाव ही बदलाव नजर आएगा। आप देखिए कि वो दौर था जब मेरे जैसा व्यक्ति मानता था कि बाबा साहब हमारे नहीं हैं। अब हजारों लाखों पिछड़े वर्ग के व्यक्ति गर्व के साथ कहते हैं कि मैं अंबेडकरवादी हूं और मैं बाबा साहब फूले और इन सब के आइडियोलॉजी पर चलता हूं। ये अंबेडकरवाद से आपके जीवन में बदलाव भी आया और एक पॉजिटिविटी भी आई, लेकिन एक लगातार कैडर चल रहा है इस देश के अंदर कि बाबा साहब ने समाज को तोड़ा, समाज के टुकड़े कर दिए, समाज के अंदर इनइक्वालिटी प्रस्थापित करने वाले बाबा साहब है। ये मेरा अंतिम सवाल है, आप कैसे देखते हैं इस कैडर को? देखिए, हमेशा पॉजिटिविटी नेगेटिविटी चलती रहती है, साथ साथ पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। ऐसा कहने वाले लोग कुछ एक संख्या में मिलेंगे। आप बाबा साहब की पॉजिटिविटी और ताकत देखिए। वो लोग जिनको बाबा साहब के विचारों से 1% भी लेना देना नहीं है, वो भी 14 अप्रैल को बाबा साहब के सामने नतमस्तक होते हैं। वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं समाज को कि मैं बाबा साहब को मानता हूं। गर्व के साथ इस देश के तमाम सारे वो लोग जो ओबीसी एससी के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि मैं बाबा साहब का भक्त हूं, बाबा साहब के अनुयायी हूं। तो ये बाबा साहब के विचारों की, बाबा साहब के अनुयायियों की ताकत है, जो उनका विरोधी भी इस बात को कहने पर मजबूर हुआ है। मौजूदा समय में किसी सरकार की हैसियत है कि वो बाबा साहब का नाम लिए बिना एक कदम भी आगे बढ़ जाए? 2 महापुरुष थे, दूसरे का मैं नाम नहीं लूंगा। एक महापुरुष सरकारी महापुरुष माने जाते थे, उनकी जयंती पर सरकारी आयोजन होते थे, सरकारी सिस्टम होते थे। लेकिन बाबा साहब आज जो जीवित हैं, अपने अनुयायियों के दम पर, अपने विचारों के दम पर, और लाखों करोड़ों उन लोगों के दम पर जो अपने आप जो लोग मानते हैं कि बाबा साहब हमारे मुक्तिदाता थे। इसलिए बाबा साहब भारत की अकेली बात नहीं है, बाबा साहब पूरे विश्व की बात है। तमाम यूनिवर्सिटीज में बाबा साहब को पढ़ाया जाता है, तमाम यूनिवर्सिटीज में बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, तमाम सारे देश उनके अनुयायी हैं। तो बाबा साहब अब ये 2-4 लंपटों के चर्चा का विषय नहीं है। उनसे आज की तारीख में बाबा साहब के विचार कितने जरूरी है देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए? बाबा साहब को जो दलित समाज के लोग, जो एससी समाज के लोग बाबा साहब को दलितों का रहनुमा कह देते हैं, मुझे उससे सख्त ऐतराज है। मैं बाबा साहब का दुश्मन मानता हूं उन लोगों को। बाबा साहब केवल इस विषय पर काम थोड़ी किए हैं। बाबा साहब का इकोनॉमिक्स पढ़िए, बाबा साहब के इंटरनेशनल रिलेशंस पे किताबें पढ़िए। कौन सा ऐसा विषय है जो देश के लिए जरूरी हो और बाबा साहब ने उस पर काम ना किया हो? बाबा साहब असली राष्ट्रवादी थे, इन लंपट और छद्म राष्ट्रवादियों की तरह नफरत पैदा नहीं करते थे। बाबा साहब इस देश के अभी तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान थे। इतनी डिग्रियां होने के बावजूद बाबा साहब ने अपने देश के लिए काम करना जरूरी समझा। सबसे बड़ी चीज, बाबा साहब और संविधान एक दूसरे की पूरक हैं। संविधान सभा में तमाम लोग थे, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते हम बाबा साहब को संविधान का रचयिता कहते हैं। तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसी से तो देश चल रहा है, मनु के विधान से नहीं चल रहा है, बाबा साहब के संविधान से चल रहा है। तो ये सवाल अपने आप में गौड़ हो जाता है कि बाबा साहब की प्रासंगिकता, जब संविधान से देश चल रहा है, संविधान के नाते हम आप बैठे हुए हैं। वो लोग जो कहते हैं कि देश राम के भरोसे चल रहा है, उन्हीं के मंदिर में चोरी हो जाती है तो बाबा साहब के संविधान की धाराओं के हिसाब से, आईपीसी की धारा के हिसाब से रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं। तो पूरा देश ही जब संविधान के हिसाब से चल रहा है तो ये बात पूछना तो बड़ी अप्रासंगिक हो जाती है कि बाबा साहब की इस समय उनके विचारों की भूमिका क्या रह गई है। देश
देश के अंदर समीक्षा की बात की जाती है, संविधान की समीक्षा, बाबा साहब के विचारों की समीक्षा, कई ऐसे महानुभाव हैं समाज के अंदर, उनको लगता है कि बाबा साहब के विचार आज लागू नहीं होते, फुले के विचार लागू नहीं होते। इसीलिए ये सवाल आया, क्या लगता है आपको उनकी सोच पर कैसे लगाम लगेगी? लगाम लग चुकी है। आप जिस दौर की बात कर रही हो बात अलग है। मौजूदा दौर में किसी भी पार्टी का, किसी भी जाति का स्थापित नेता की हिम्मत हो तो बाबा साहब पे सवाल दर्द भी होता है पर बोल नहीं सकते। बता दो आप। मैं कह रहा हूं ना, उनके अनुयायियों ने उनको इतना बड़ा कर दिया है, उनका फिगर इतना बड़ा हो चुका है, पूरे विश्व ने उनकी ताकत मान चुका है। तो आप बता दीजिए, किसी पार्टी में सवर्ण पार्टी की भी हैसियत नहीं है कि वो बाबा साहब पर आलोचना करके दिखा दे, क्योंकि उनके लोगों ने उनको इतना बड़ा कर दिया। दूसरी बात, उनके विचार आज भी मौजूदा दौर में जीवित हैं। उनके जो पूरे देश के सिस्टम को चलाने के लिए उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, उनको आप कैसे खत्म कर दोगे? तो वो दो चार लोगों से फर्क नहीं पड़ता, वो सबकी आलोचना होती है। कौन ऐसा आज तक इस दुनिया में पैदा हुआ है जो आलोचना से अछूत हो? तो उन सब लोगों की कोई चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे नीरज पटेल भाई, और जो कि नेशनल जनमत के मुख्य संपादक हैं और लगातार नेशनल जनमत के माध्यम से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अकलियतों की बात करते हैं, उनके हक अधिकारों को लेकर, उन पर हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर, उत्पीड़न को लेकर आवाज़ बुलंद करते हैं मुखर तरीके से। और जैसे कि आपने चर्चाओं में देखा कि किस प्रकार से इस देश के अंदर मनुवाद पर प्रहार करते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को तमाम बातों को लेकर आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।